जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। सबसे पहले मैं डॉक्टर कफील खान को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। दूसरा, बधाई देता हूं ताहिर हुसैन, जो दिल्ली के दंगों का उनके ऊपर आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जितनी भी ताकत थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो सब उस निर्दोष आदमी के ऊपर प्रूफ करने में, सिद्ध करने में लगा दिया। इसके लिए मैं ताहिर हुसैन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं। एक बात तो स्पष्ट पता चलती है इन चीजों से कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट करें, मुसलमानों को हम टारगेट करें, मुसलमानों को हम टारगेट करें, और किस तरीके से देश में हम दंगे कराएं और दंगों में मुसलमान का नाम घसीटे, ताकि मुसलमान समाज के प्रति हम हिंदुओं के अंदर नफरत पैदा कर दें। और हिंदुओं में नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है नए जमाने की, 16 साल, 18 साल, 20 साल, ये अगर यदि हम इनके अंदर नफरत भरने में कामयाब हो गए तो आने वाले समय के अंदर हम बहुत लंबे समय तक भारत के अंदर हम राज करेंगे, क्योंकि हम इतनी नफरत इनके अंदर भर देंगे, इतना जहर हम इनके प्रति भर देंगे कि सिर्फ ये दंगे में लड़ते रहेंगे, कोई जेल जाता रहेगा, कोई मरता रहेगा, और हम देश की सत्ता पे काबिज होते रहेंगे। क्या खूब मोदी जी, क्या खूब आरएसएस के मोहन भागवत साहब, क्या खूब मास्टर प्लानिंग रचते हैं आप, क्या खूब। अनुराग ठाकुर जैसा देशद्रोही आदमी देशभक्त हो गया, कपिल मिश्रा जैसा देशद्रोही देशभक्त हो गया, क्योंकि वो भाजपा में हो गया, भाजपा का दामाद हो गया, नरेंद्र मोदी का दामाद हो गया। क्या गलत कह रहा हूं? क्या खूबी देख के कपिल मिश्रा को दामाद बनाया भाजपा ने। और ये तो अभी नफरत की बीमारी कपिल मिश्रा फैला रहा था दिल्ली दंगों के अंदर, तो सुनता हूं इसकी सिस्टर ही मुसलमान से शादी कर लिया। क्या झूठ है क्या सच है कंफर्म नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर दबा के चल रही है। तो क्या चीज देने जा रहे हो भाई? जितने आरएसएस के बड़े बड़े नेता, जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता मुसलमान को दामाद बनाते हो, और उनको दामाद बना के पार्टी के अंदर क्या कहते हैं, मुख्तार नकवी जैसे आदमी, शाहनवाज हुसैन, कौन है, किस हिंदू का दामाद है, कौन है ये लोग, और क्या नफरत फैलाते हो? सोचना पड़ेगा नौजवान। आपको दे दिया है एक जय श्री राम का झंडा, उसी में सारा भविष्य खत्म, इतने में ही खुश हो, जय श्री राम में ही। एक उससे भी बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यदि राजनेता मूर्ति बनवाएंगे, राजनेता मंदिर बनवाएंगे, तो देश में उद्योग कौन लगवाएगा, फैक्ट्रियां कौन लगवाएगा, कॉलेज कौन लगवाएगा, अस्पताल कौन खुलवाएगा? भाई जापान वाले या चाइना वाले आके खोलेंगे? ये सब ड्यूटी किसकी है? ये आपको सोचना पड़ेगा। आप यदि ये नहीं सोचेंगे तो आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल चुके हैं, पूरी तरह से धकेल चुके हैं, कहीं कुछ बचा नहीं है। अब तो सिर्फ पार्लियामेंट के गेटों पे सिर्फ एक बोर्ड टांगना बाकी रह गया है। भारत सरकार की एक एक संस्था हमने, श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हमने बेच दी, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। अब हम सिर्फ मन की बात आपको सुना सकते हैं और विदेश घूम सकते हैं, उसके लिए हमने पूरी आजादी पा ली है। मोदी जी को विदेश घूमने का सबसे ज्यादा शौक था, तो इन्होंने सोचा भाई अगर यदि हम सारी संपत्ति बचा के रखेंगे देश की, तो इस पे हमें मंथन करना पड़ेगा
इस पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। तो इन चिंतन जब करेंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इन सबको बेच दें फ्री माइंड। तो सिर्फ पार्लियामेंट के गेट पे एक ही चीज का, सभी मंत्रालयों पे, जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों पे सिर्फ एक ही बोर्ड है। हमारे पास कोई काम नहीं है, हम तफरी मार रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। इसके अलावा और कतई कुछ भारत में बचा नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय हमने बेच दिया, रेलवे मंत्रालय हमने बेच दिया, LIC हमने बेच दिया, एयरपोर्ट हमने बेच दिया, लाल किला हमने बेच दिया। बस एक चीज रह गया है, जिस पार्लियामेंट में हम भाषण देते हैं इसको गिरवी रखना रह गया है। और ये जो RSS के कुत्ते सब भौंक रहे हैं, अभी RSS के कुत्ते ही हैं ये, और भाजपा के IT सेल के कुत्ते चालू हो गए भौं भौं करना। ये जाहिल हिंदुस्तान के सबसे बड़े जाहिल हैं। अगर इनकी जाहिलों की फौज में गिनती आएगी तो जैसे हिटलर के जाहिल थे ना, हिटलर के जाहिल, तो उन्हीं जाहिलों की एक भारत में एक फौज खड़ी हुई है। इनको देश से प्रेम नहीं है, मातृभूमि से प्रेम नहीं है। इनको प्रेम है तो नरेंद्र मोदी से प्रेम है। इनको अपने माँ बाप से भी प्रेम नहीं है, अपने बाल बच्चों से भी प्रेम नहीं है। प्रेम है तो एक रंडुए से प्रेम है जो देश को बेच के खा गया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हर 3 दिन बाद आ जाता है मन की बात सुनाने, उससे प्रेम है। अरे मन की बात करते करते जो है ना, तेरी ऐसी बजाई है तुम लोग के भविष्य के बारे में कि तुम लोग जब ये भूत जब उतरेगा ना तो बहुतों का हार्ट फेल हो जाएगा कि मैंने मोदी का समर्थन करके क्या नुकसान किया है, अपना नहीं अपने पूरे परिवार का क्या और इस देश का क्या नुकसान किया है। कल्पना से तुम लोग के बिल्कुल परे है। जब किसी चीज का भूत उतरता है ना तो दिमाग एकदम सन्न हो जाता है कि अरे मैंने क्या गलती किया है, क्या गलती किया है। बिहार की जनता तो मैं समझता हूं समझ गई है। अब रह गए कुछ अंधभक्त जिन्होंने एकदम, वो अभी महाराष्ट्र में खूब स्मैक की चर्चा हो रही है ना, वही स्मैक अफीम भारतीय जनता पार्टी ने, RSS ने खिलाया हुआ है अपने भक्तों को। और जब वो नशा उतरेगा तब इन भक्तों का दिमाग जो है कहेगा अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे पिताश्री ने ऐसी हम लोग की बजाई है कि अब तो 7 पीढ़ी भी हम लोग जन्म लेंगे तब भी हम उभर नहीं सकते इससे। मंदिर बनवा के दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाओगे, जय श्री राम का झंडा ढो के दुनिया का राष्ट्र भक्ति दिखाओगे, चुनाव आया तो राष्ट्र भक्ति चालू, जय श्री राम जय श्री राम। अरे मैंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, वहां आके जय श्री राम चिल्ला लो। मंदिर ही चाहिए ना, बोलो कितने मंदिर बनवा दूं। अरे अपने माँ बाप की तो कभी जीवन में सेवा करी नहीं होगी जितना RSS की सेवा करते हो। माता पिता के चरणों में ही जन्नत है। इतनी भक्ति यदि अपने माँ बाप की कर लोगे ना तो वैसे ही स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन यदि तालिबान की टीम में शामिल होगे, वो तालिबान वहां का था, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान का, और यदि भारत की तालिबान की टीम में शामिल हो गए नौजवान, तो जैसे तालिबान उन बच्चों को टाइम बम के जरिए कौन कौन सा उसको यूज करता था, अगर वही यूज होने का शौक है RSS में, तो ये तो आपके माँ बाप के संस्कार जाग रहे हैं। कैसे हैं? मैं तो खुले दिल से कहता हूं, अरे ज्यादा क्या करेगा RSS वाला, मरवा देगा, इससे मैं डरता नहीं। लेकिन मैं सब दिन कहता हूं कि RSS एक आतंकी संगठन है भारत का।
ये हिंदू समाज का दुश्मन संगठन है। हिंदू के लिए ये बोलता है, लेकिन हकीकत क्या है कि हिंदू समाज का दुश्मन है आरएसएस संगठन। मैं इसको इस नजर से देखता हूं। और ये आरएसएस आखिर हिंदू मानते किसको हैं? दलित को हिंदू मानते नहीं, बैकवर्ड को हिंदू मानते नहीं। और यदि मानते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं प्रत्येक दिन कहता हूं, इस बात को दोहराता हूं कि आरएसएस के संविधान में क्या है जो उसने बायोलॉजिक तैयार किया है? क्या है संविधान में उसमें कि आरएसएस का प्रमुख सिर्फ और सिर्फ एक फॉरवर्ड समाज का व्यक्ति ही बन सकता है। कोई बैकवर्ड समाज का व्यक्ति कभी आरएसएस का प्रमुख नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? मेरे इस छोटे से प्रश्न का कोई उत्तर देगा कि आरएसएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड समाज का व्यक्ति अध्यक्ष क्यों बन सकता है? ब्राह्मण समाज का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सदियों से गुलामी करते आए हो बैकवर्ड समाज के लोगों, नहीं समझोगे? गुलाम ही पसंद करना जिंदगी है। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत आगे ले गए आपको, शिक्षा दी, अच्छी स्कूल, अच्छे उसमें व्यवस्था किसने खराब किया? मैं तो कांग्रेस की तारीफ करता हूं जो उसने काम किया देश के लिए, देश के पिछड़े समाज के लिए, सभी समाजों के लिए काम किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ एक चीज पे ज्यादा करता हूं कि सूचना का अधिकार, यानी आम जनता को एक ऐसा पावर दिया था, आम जनता को एक ऐसा शक्ति दिया था कि आप देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपने क्या काम किया है, जिसको मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। एक हिसाब से आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, मैं आपको जवाब दूं ना दूं, ये मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। तो क्या जनता को पावर दिया मोदी सरकार ने? आपको एहसास है इस बात का? आज आप सूचना अधिकार किसी डिपार्टमेंट में मांग लीजिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर बीजेपी सरकार जनता की इतनी बड़ी हितैषी पार्टी है तो फिर जनता को जवाब क्यों नहीं देती? जनता जब सवाल पूछती है तो जवाब क्यों नहीं देती? वो दबा क्यों देती है? उन सब चीजों को, उन खबरों को क्यों दबा देती है? जैसे राफेल डील की बात है, हम जवाब नहीं देंगे। जैसे क्या कहते हैं आपको, ये चाइना का मैटर है, हम जवाब नहीं देंगे। क्या कहते हैं, पीएम केयर फंड का बात है, हम जवाब नहीं देंगे। तो मोदी जी जवाब किस चीज का देंगे? सिर्फ देश की जनता इनकी मन की बात सुनते रहें, बस इसी के लिए हमने मोदी मोदी गाया था पूरे देश की जनता ने। आखिर जनता सवाल किससे पूछे? कांग्रेस पार्टी से पूछे। सत्ता कांग्रेस की है। या यूं कहें कि भारत में एक नया जनरेशन जो पैदा हुआ है वो मूर्खों का एक सरदार पैदा हुआ है, इस जनरेशन के पास कुछ समझने की, सोचने की शक्ति नहीं है। और यदि शक्ति है तो आप दिखाइए, सवाल पूछिए सरकार से, मांगिए जवाब। जितनी विश्वास से आपने इस सरकार को मत दिया है उतने ही विश्वास से कहिए सरकार को हमें जवाब देने के लिए। आम जनता का अधिकार है ये। नहीं समझिएगा, मैं तो प्रत्येक दिन आपके बीच आता हूं, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जानकारियां आपको शेयर करता हूं। इसीलिए शेयर करता हूं, आपको जगाने के लिए शेयर करता हूं। इसलिए शेयर करता हूं कि कम से कम मेरी बातों से अगर 2 आदमी को भी बातें समझ में आएंगी तो वो 4 को प्रचार करेगा, 4 8 को करेगा, 8 16 को करेगा। इस तरीके से मैं इसीलिए करता हूं। और इलेक्शन का दरमियान है, हो सकता है मेरा फेसबुक आपको ऐसा मुझे संकेत लग रहा है हैंग कर सकते हैं ये लोग। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि मेरा फेसबुक आपको हैंग हो जाता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 93 34 36 80 12। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा
9955381777। 2 व्हाट्सएप नंबर मेरे चलते हैं, उसके जरिए भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि सरकार में बहुत पावर है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस देश का सारा धन किन चीजों के ऊपर खर्च कर रही है, तो अपने विपक्ष को समाप्त करने में। जो पैसा देश के विकास के लिए लगना चाहिए वो विपक्ष को समाप्त करने के लिए लगी हुई है और गोदी मीडिया का घर भरने के लिए लगी है। एक चीज मैं आपको और कह रहा हूं कि यदि भारत सरकार ये कहती है कि पिछले 70 साल में एक भारत में ईमानदार सरकार आई है, चलिए सरकार की बात ही हम मान लेते हैं, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, यदि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक ईमानदार सरकार है, तो एक छोटा सा प्रश्न है कि हिंदुस्तान में जितने भी न्यूज चैनल हैं, इन न्यूज चैनलों की संपत्ति आज से 7 साल 8 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है, केवल इतनी सी जांच हो जाए। और ये न्यूज चैनल के जो एंकर हैं, जिनकी तनख्वाह लाख रुपया, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 3 लाख, इससे अधिक नहीं होगी, ये 500 करोड़ के संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, ये छोटा सा प्रश्न है मेरा। जिसकी तनख्वाह लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, वो 4-5 सालों में 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के मालिक कैसे बन गए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। पेशाब उतर जाएगा यदि ये करा लोगे तो, पेशाब उतर जाएगा नरेंद्र मोदी का यदि ये जांच करा लें। और सिर्फ भारत सरकार में, भारत सरकार की तो चलिए छोड़ दीजिए, मैं ABCD सभी राजनीतिक दल की बात कर लेता हूं यहां, सभी राजनीतिक दल की। जो विधायक 5 साल पहले बने हैं उसकी संपत्ति उस टाइम की, और जो आज वर्तमान में हैं उनकी संपत्ति कितनी है, इसकी जांच हो जानी चाहिए। जो सांसद 5 साल पहले चुने गए उनकी संपत्ति उस टाइम के अंदर कितनी थी, आज कितनी है, इसकी जांच हो जाए। जो मंत्री 5 साल पहले बने थे उनकी संपत्ति उस टाइम के अंदर कितनी थी, आज कितनी है, इनकी जांच हो जाए। मैं बस एक छोटा सा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं भारत सरकार से, यदि इतनी सी जांच हो जाए ईमानदारी पूर्वक, तो मैं वास्तव में, मैं क्या देश का एक एक नागरिक, भारत का एक एक नागरिक ये बात मानने को तैयार हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ईमानदार सरकार है। कराने का दम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। आप तो भाषण में कहते थे, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, मेरा क्या है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, तो कुछ नहीं है, तो आप इतना सा तो देश हित के लिए काम कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। आपने वैसे भी जब नोटबंदी किया था तो क्या कहा था गोवा के अंदर भाषण में, कि मैंने कैसे कैसे आदमियों से दुश्मनी मोल ली है जो मुझे जीने नहीं देंगे। तो दुश्मनी तो आपने किसी भी व्यक्ति से मोल नहीं ली। हाँ, एक चीज है कि आपने दुश्मनी मोल नहीं ली, आपने मित्रता ली, मित्रता निभाया उद्योगपतियों के साथ। देश के जितने भ्रष्टाचारी थे उनके साथ एक गहरा संबंध जोड़ा, तभी तो देश का खजाना खत्म कर दिया, देश की GDP 0 पे ला दी, देश का विकास दर -24 में ले गए। यदि राष्ट्र के लिए मोदी जी आप काम करते ना, तो 7 साल बहुत बड़ा समय होता है। 7 साल में पता है आपको, बच्चे जो हैं, बच्चे दूसरी तीसरी क्लास में चले जाते हैं, ABCD बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने लगते हैं 7 साल का बच्चा। और आपने तो 7 साल, राजनीतिक में तो ये प्रधानमंत्री का हो गया 7वां साल, और 12 साल आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, खूब लंबा। अरे क्या बीमारी है, सात साल में
इतना लंबा सफर हो जाता है तजुर्बा हासिल करने के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। 12 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री, एक एक चीज का तजुर्बा हो जाता है राजनीतिक में। ये आपका बयान है कि मैं सत्ता में हूं, मुझे पता है बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, चाइना की करेंसी नहीं गिरती, अमेरिका की करेंसी नहीं गिरती, लेकिन क्या कारण है जो भारत की करेंसी गिरती है? जो गिरी हुई सरकार होती है, ये आपके लफ्ज हैं, मेरे नहीं है, जो गिरी हुई सरकार होती है तभी देश का रुपया गिरता है। तो आपसे गिरा हुआ प्रधानमंत्री तो भारत में हुआ ही नहीं, क्योंकि आपके शासनकाल में